विक्टोरियन एज। तो बच्चों आपके सामने है विक्टोरियन एज का ये टाइटल नज़र आ रहा होगा। फ़ॉन्ट साइज़ पहले से ही काफ़ी अच्छा में रखा हुआ है। चलें इसको और बड़ा कर लेते हैं। हाँ, मेरा ख्याल में काफ़ी अच्छा है। ये स्टार्ट होती है बच्चों 1832 से लेकर 1832 से लेकर 1900 पूरे तक जाएगी, और इसको हम कहते हैं विक्टोरियन एज। ये भी न्यू क्लासिकल एज की तरह काफ़ी एक लंबी बड़ी एज है। जैसे न्यू क्लासिकल एज भी काफ़ी बड़ी एज थी, तो उसे हमने 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। तो ये भी कुछ जो है ये भी बड़ी एज है, तो हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो वो आगे देखते हैं वो कौन से 2 पार्ट्स हैं जो विक्टोरियन एज को जिसमें डिवाइड किया जाता है। तो विक्टोरियन एज इसे फिर क्यों कहते हैं? विक्टोरिया के साथ ज़रूर इसका ताल्लुक है, बिल्कुल इसका ताल्लुक है। और क्या क्वीन विक्टोरिया के साथ साथ ये चलती है या नहीं, इस बात के फ़र्क को भी देखते हैं। और फिर ये भी देखेंगे कि जो रोमांटिक एज है वो कब ख़त्म हुई। क्या वो 1831-32 में ख़त्म हुई जिसके बाद ये शुरू हुई, या कोई और इंसिडेंट है? और फिर कौन सी पहली बुक है जिस तरह लिरिकल बैलेड आई थी 1798 के अंदर, तो आपने कहा कि ये रोमांटिक एज स्टार्ट हो गई है, तो एंड कहाँ पे हुई, स्टार्ट कहाँ पे हो रही है ये वाली एज, और किस वाक़ये से ये स्टार्ट होती है? तो इसको, और क्या सोशल कंडीशन थी, क्या पॉलिटिकल कंडीशन थी? तो हम सोशियो पॉलिटिकल जो है वो एक लिटरेरी बैकग्राउंड ये बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट के बगैर चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। क्योंकि इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में मैंने आपको एक फ़र्क बताया था, वो ये था कि जब आपको क्यों का पता हो, व्हाई का आपको अगर जवाब आता है तो फिर समझें कि आपको नॉलेज है, अदरवाइज फिर इन्फॉर्मेशन है। तो विक्टोरियन एज इन इंग्लिश लिटरेचर बिगैन इन सेकेंड क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी एंड एंडेड इन 1900। बिल्कुल, ये तो बस एज जैसे हमने कहा 1832 से स्टार्ट हो रही है। Though strictly speaking, the Victorian age ought to correspond with the reign of Queen Victoria, which extended from, अब क्वीन विक्टोरिया का जो दौर है हुकूमत है, क्योंकि हमने कहा कि विक्टोरिया नहीं, तो विक्टोरिया मलका विक्टोरिया क्वीन विक्टोरिया के नाम से है, लेकिन क्वीन विक्टोरिया थ्रोन पे आती हैं, तख्त पे बैठती हैं, क्वीन बनती हैं 1837 में, और उनका दौर हुकूमत ख़त्म होता है 1901 के अंदर जब उनकी डेथ होती है। तो ये तो क्वीन का टाइम है, लेकिन हमारी एज का थोड़ा सा डिफरेंट टाइम है। आप देख रहे होंगे लिटरेरी जो मूवमेंट्स हैं कोइंसाइड हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। तो ये देखते हैं कि क्या इसमें फ़र्क। फ्रॉम द ईयर 1798 विद द पब्लिकेशन ऑफ द लिरिकल बैलेड्स, आपको ये साल तो ज़ाहिर अच्छे तरीके से याद होगा कि रोमांटिक मूवमेंट आपकी 1798 में स्टार्ट हुई थी। और हुआ क्या था, एक बुक पब्लिश हुई थी लिरिकल बैलेड्स। तो कुछ किताबें आपको पता है एज स्टार्ट करवा देती हैं, इतनी बड़ी ये किताब थी। 1820 तक ये जाता है ये दौर जी। Till the year 1820 there was the heyday of the romanticism in England। तो इंग्लैंड के अंदर रोमांटिसिज्म का जो पीरियड है वो 98 से लेकर 20 तक जाता है। कितने साल बनते हैं? 22 ईयर्स ओनली। और हमने देखा कितनी छोटी सी एज है, लेकिन हमें कितने राइटर पढ़ने पड़े, शायद हमने सारे कवर नहीं किए अभी, बड़े बहुत कुछ रहता है, बहुत प्रोलिफिक लिखा गया, अबेंडेंटली लिखा गया, और काफ़ी सारे जीनियस एक साथ पैदा हो गए। जैसे एलिजाबेथन एज में हमने देखा था कि एक ही टाइम में ज़्यादा जीनियस थे। तो लेकिन रोमांटिसिज्म एक इमेच्योरली एंड हुआ है, और उसकी वजूहत आपको पता है। जो यंग जनरेशन थी उनकी, वो तीनों जो बड़े उनके पिलर थे, तीनों बड़े पोएट जो थे, बड़े फिलोसफर जो थे, वो यंग एज में उनकी डेथ हो गई। Wordsworth, who after his early effusion of the revolutionary principles had relapsed into the conservatism, हमने जैसे पढ़ा था कि वर्ड्सवर्थ शुरू में तो एक रेवोल्यूशन ही था। रेवोल्यूशन जो फ्रेंच रेवोल्यूशन उनके साथ था, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो स्लोगन है इनका फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या है? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो उसके बिल्कुल साथ था, उसको सही समझता था, इंसानियत के लिए निजात दहिंदा समझता था उनको। एंड पॉजिटिव अपोजिशन टू द सोशल एंड द पॉलिटिकल रिफॉर्म्स प्रोड्यूस नथिंग ऑफ द इम्पोर्टेंस आफ्टर द पब्लिकेशन विज वाइट डोव रिलिस स्टोन in 1815, though he lived till 1850.
तो कितनी अजीब सी बात है कि वर्ड्सवर्थ, और उसके बाद वर्ड्सवर्थ नेपोलियन के साथ जब जंग छिड़ी इनकी, तो नेशनल एटीट्यूड चेंज हुआ, तो वर्ड्सवर्थ ने भी अपना नज़रिया चेंज कर लिया और कंजर्वेटिव हो गया, पास्ट में चला गया, रूरल लाइफ की तरफ चला गया। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला आइडिया उन्होंने छोड़ दिया, वैसे भी वो माशरे के साथ टकराव में था। तो कहते हैं कि इनकी जो आखिरी पोएम है ना 1815 में, देखिए 1820 में ये ख़त्म हो रहा है टाइम, 1815 में इन्होंने वाइट डो ऑफ राइलस्टोन लिखी, और उसके बाद कहते हैं कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई पब्लिकेशन ही नहीं इनकी। आखिरी आप देखें कितने साल बनते हैं, 1850 में इनकी डेथ हो रही है, बाद में कोई क्रिएटिव काम ही नहीं कर सके वर्ड्सवर्थ। हाल तो ये जिंदा रहे वर्ड्सवर्थ, जिन्होंने ये तहरीक स्टार्ट की थी, इसकी बुनियादें रखी थी, इसका मैनिफेस्टो लिखा था, लेकिन वो इसको ना चला सके, कोई क्रिएटिव काम ना कर सके। ये एक ट्रबल बना इनके साथ। कॉलरिज रोट नो पोएम ऑफ द मेरिट आफ्टर 1870, इन्होंने 1815 में एंड कर दिया अपना लिखना। कोई मेरिट नहीं, कोई काम नहीं, कोई क्वालिटी नहीं प्रोड्यूस कर सके, और कॉलरिज ने अपना आखिरी बेहतरीन काम 1817 में किया। स्कॉट वाज स्टिल राइटिंग आफ्टर 1820, इसी तरह स्कॉट भी बाद में जिंदा थे 1820 के बाद, बट हिज वर्क लैक्ड द फायर एंड ओरिजिनलिटी ऑफ हिज अर्ली ईयर्स। तो हम कहते हैं उनके काम में भी वो फायर नहीं थी, वो ओरिजिनलिटी नहीं थी, वो जो रोमांटिसिज्म था वो नहीं था उनके अंदर। द रोमांटिक पोइट्स ऑफ द यंगर जनरेशन अनफॉर्चुनेटली ऑल डाइड यंग, और जो यंगर, ये तो ओल्डर जनरेशन है ना, ये जिंदा भी थी तो कुछ नहीं प्रोड्यूस कर रही थी, और बैरन हो गई थी सडनली। और ये जो यंगर जनरेशन है जिनसे बड़ी उम्मीदें थी, नौजवान जो नए शायर आए थे, और इनकी तो डेथ बहुत अर्ली होगी, और कीट्स की जो डेथ है उसी के साथ तो रोमांटिसिज्म खत्म हो जाता है। कीट्स इन 1820 में कीट्स की डेथ होती है, और इसी में हम कहते हैं कि रोमांटिसिज्म का ये आखिरी साल था। शैली इन 1822, वो भी आगे ज्यादा दूर ना जा सके, और बायरन इन 1824, और इसके बाद तो ये तीनों मतलब इस जहाने फानी से रुखसत पा चुके थे। और ये तीनों जो टैलेंटेड पोएट थे, जिनमें कोई दम खम था कि बहुत कुछ लिखेंगे, इन्होंने नहीं लिखा। तो हम कह सकते हैं कि जो रोमांटिक मूवमेंट है वो बहुत थोड़े साल रही, और फिर कुछ शायरों की अनटाइमली डेथ होने की वजह से भी काफ़ी नुकसान पहुंचा उस तहरीक को, उस सोच को नुकसान पहुंचा। और कुछ सोशल अवामिल भी हैं जो आगे चल के हम देखते हैं। तो द रोमांटिक एज इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म एंडेड इन 1820। तो रोमांटिक एज अगर हम देखें तो लिरिकल बैलेट से स्टार्ट होती है, और डेथ ऑफ कीट्स पे एंड होती है, 22 साल की है सिर्फ। ठीक है, उम्मीद है अब आपको ये याद रहेगा रेफरेंस। लिरिकल बैलेट्स 9, गलत हमने यहाँ पे डेट डाल दी, 1798, एंड द डेथ ऑफ द किड्स 1820, 22 ईयर्स इसका टाइम बनेगा हमारे पास। यानी हम पिछली एज से जरा कंपैरिजन करेंगे ना, आपने गौर किया होगा कंपैरिजन और कंट्रास्ट से चीज़ें आपको याद रह सकती हैं, लॉजिकल लिंक बनता है, तो हम वो लिंक बनाते जाते हैं सबके साथ। द विक्टोरियन एज स्टार्टेड फ्रॉम 1832, जैसे हमने बाद में आपको बताया। अगर आप गौर करें तो अब 1820 में अगर ये ख़त्म हो गई थी, तो फिर तो यहाँ ये 1832 में स्टार्ट हो रही है विक्टोरियन एज। तो यहाँ फिर प्रॉब्लम आ गया कि ये दरमियान में क्या बना। विद द पासिंग ऑफ द फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट 1832 में, उसी साल एक रिफॉर्म एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया था। माशरे के अंदर कुछ रिफॉर्मेशन आ रही है, वो नीचे आ रहा है कि वो क्या चीज़ थी। तो उसके साथ ही एक नई एज स्टार्ट होती है, विक्टोरियन एज। द ईयर 1820 टू 32 वर द ईयर्स ऑफ सस्पेंडेड एनिमेशन इन द पॉलिटिक्स। इसको सस्पेंडेड ईयर आप कह लें पॉलिटिक्स के एतबार से, 20 से लेकर 32 का जो दरमियानी टाइम है। It was a fact that England was fast turning from agriculture into a manufacturing country. अब हो क्या रहा था इस दौर के अंदर, ठीक है, विक्टोरियन एज जब स्टार्ट होने लगा है, तो इंग्लैंड जो एग्रीकल्चर कंट्री था उससे पहले, अब एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बनने जा रहा है। पाकिस्तान पता है आज भी एग्रीकल्चर कंट्री है, हम कोई भी चीज़ ऐसी कोई ख़ास पैदा नहीं करते हैं, इसी वजह से शायद हम ज़्यादा तरक्की नहीं कर सके। और इंग्लैंड जो है वो कितने ही पुराने टाइम में आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन गया। But it was only after the reform of the constitution which gave right
a vote to the new manufacturing centers and gave power to the middle class. ये जो एक्ट नए आ रहे थे, नए पास हो रहे थे, इससे मिडिल क्लास को बिजनेस करने की सहूलतें मिली, उनमें तब्दीलियां लाई गई और उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस की गई, उनको स्पेस दी गई, जिससे एक न्यू मिडिल क्लास जो है या मिडिल क्लास जो है ना उसकी पावर बढ़ती जा रही थी. That the way was opened for the new experiment in the constructive politics. So the first Reform Act जो 1832 में हम बात कर रहे हैं, रिफॉर्म आया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, was followed by the repeal of the Corn Law in 1846. तो और ज्यादा मतलब कवानीन पास हुए पार्लियामेंट में, which gave an immense advantage to the manufacturing interest, and the second Reform Act 1867. तो कंट्री को एग्रीकल्चर से एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बनाने में यानी पॉलिटिकल वो चेंजेस की जा रही थी, और इंग्लैंड तेजी से डेवलप हो रहा था. मैन्युफैक्चरिंग में क्यों जा रहा था? क्योंकि नई मशीनरी आ गई थी, स्टीम इंजन बन गया था, और हर तरफ तब्दीली है. साइंस की जो बहुत ज़्यादा रोल है ना वो उसने प्ले करना शुरू कर दिया था. टेक्नोलॉजी ने कदम रख दिया था इंग्लैंड के अंदर. In the field of literature also, the year 1820 to 32 were the singularly barren. ये जो 12 साल है ना, 1820 में पोएटिक कैरियर खत्म हो गए थे रोमांटिक्स के, लेकिन 1832 तक कुछ भी नहीं किया गया. तो इन 12 सालों को हम कह सकते हैं लिटरेचर के एतबार से भी बैरन ईयर्स थे, कुछ यानी बंजर साल थे, कुछ पैदा नहीं हुआ, को आइडिया नहीं पैदा हुआ जिसे आप कह रहे हैं. As has already been pointed out, there was sudden decline of romantic literature from the year 1820. इस पर हमने जैसे बात कर ली है, उम्मीद है अब आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी कि एज कब स्टार्ट हुई, विक्टोरियन क्वीन जो है वो कब राइज करती हैं, असेंड करती हैं थ्रोन पे. तो इन डेट्स में क्या फ़र्क है, और दरमियाने सालों को हम क्या कहेंगे, टोटल टाइम कितना रोमांटिक्स का बनता है, विक्टोरियन एज बाकायदा से कब स्टार्ट होती है. न्यू लिटरेचर ऑफ द इंग्लैंड कॉल्ड द विक्टोरियन लिटरेचर, एक नया लिटरेचर अब शुरू होने वाला था, इसको हम कहते हैं विक्टोरियन एज. इसमें होगा जो लिटरेचर उसे कहेंगे विक्टोरियन लिटरेचर. स्टार्टेड फ्रॉम 1832. और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? इस डेट से, जब हमने कहा कि वो एक्ट भी पास हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कंट्री की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इंग्लैंड वाले बढ़ रहे हैं. When Tennyson's first important volume, टेनिसन जो एक पोएट है, टेनिसन एक पोएट का नाम है, उनका फर्स्ट इंपॉर्टेंट वॉल्यूम जो सामने आता है पोएम्स, ठीक है, उनका नाम ही पोएम्स है. तो पोएम्स जब पब्लिश होती हैं 1832 में, पोएम्स के नाम से टेनिसन की बुक है, इसके सामने आना 1832 से स्टार्ट होता है विक्टोरियन लिटरेचर का. द फॉलोइंग ईयर, बिल्कुल 1832 से अगले साल, कार्लाइल, एक और आथर है थॉमस कार्लाइल, फेमस है, सार्टर रिसार्टस, ठीक है, सार्टर रिसार्टस उनकी बुक आती है कार्लाइल की. एंड डिकन्स अर्लीस्ट वर्क, और उसी साल डिकन का भी एक काम हमारे सामने आता है, उसका क्या नाम है, स्केचेस बाय बॉज. तो डिकन ने अपना एक पेन नेम यूज किया, बॉज. वो कहते थे मैं बॉज, बॉज, ये बॉस नहीं है, उससे जरा बिगड़ी हुई शक्ल है, बॉज. स्केचेस बाय बॉज. तो डिकन ने अपनी पहली बुक पब्लिश की. द लिटरेरी कैरियर ऑफ थैकरे, तो एक और हैं विलियम मेकपीस थैकरे. तो डिकन के ये हम असर हैं, ये भी नावलिस्ट थे अपने टाइम के. बिगन अबाउट 1837. फिर अगले 2 सालों के बाद या 3 सालों के बाद एक और काफ़ी फेमस नावलिस्ट का कैरियर स्टार्ट होता है. ये इंट्रोडक्शन में ना तकरीबन हम रिव्यू कर रहे हैं, सारों को बाद में देखेंगे एक एक करके. ब्राउनिंग पब्लिश्ड हिज ड्रामेटिक लिरिक्स इन, का पब्लिश किए 1842 में. तो आगे देखें, अब चल सो चल है, नए नए ऑथर जो वो सामने आ रहे हैं, और उसमें हमें आपके सामने कई नाम आ चुके हैं, चार्ल्स डिकन, ब्राउनिंग, कार्लाइल, और सबसे पहले टेनिसन ने स्टार्ट किया 1832 से, जहाँ से एज स्टार्ट होगी. उसके बाद कार्लाइल की बुक आ गई, फिर स्केचेस बाय बॉज आ गया, डिकन की बुक आ गई, ठीक है, डिकन को भी हम हाईलाइट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट वर्क था उनका. और ब्राउनिंग और थैकरे ने अपना काम स्टार्ट किया, ब्राउनिंग ड्रामेटिक लिरिक्स लिखी. Thus the Victorian period in literature officially starts. बाकायदा से सरकारी तौर पे हम कह सकते हैं, सही तौर पे हमारे पास इसकी डेट है एग्जैक्ट 1832.
दो द रोमांटिक पीरियड एंडेड इन 1820, लेकिन रोमांटिक पीरियड 1820 में एंड हो रहा है, विक्टोरियन पीरियड स्टार्ट हो रहा है 1832 में, और क्वीन विक्टोरिया असेंड करती हैं थ्रोन के ऊपर 1837 में, यानी 5 साल पहले से विक्टोरियन पीरियड स्टार्ट हो चुका है, हत्ता कि विक्टोरिया बाद में आई है। तो लिटरेरी पीरियड का नाम चूंकि बाद में रखा गया, तो एक्चुअली तो ये स्टार्ट हुआ है टेनिसन के वर्क के साथ। तो उम्मीद है आप इसे सॉर्ट आउट कर लेंगे, कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं आप फील करेंगे, आप बहुत आसान सी बात है। द विक्टोरियन एज इज सो लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड, हाल तो उतनी लंबी नहीं है जितनी न्यू क्लासिकल थी, उसे हमें 3 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ा था, आपको याद है। न्यू क्लासिकल या अगस्टन एज को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एज ऑफ ड्राइडन, एज ऑफ पोप, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। तो ये एज भी कंपैरेटिवली काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड है, एंड ग्रेट राइटर्स हु फ्लरिश्ड इट आर सो मैनी दैट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इट इज ऑफन डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड्स। इसको हम क्या कहते हैं, अर्ली विक्टोरियन पीरियड एंड लेटर विक्टोरियन पीरियड। इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, अर्ली विक्टोरियन पीरियड एंड लेटर विक्टोरियन पीरियड, ताकि हमें याद रहे और हम इसको डिवाइड करके ऑथर्स को स्टडी कर सकें। अर्ली पीरियड विच वाज द पीरियड ऑफ द मिडिल क्लास सुप्रीमेसी, द एज ऑफ laissez-faire और द फ्री ट्रेड जिसे कहते हैं, एंड अनरिस्ट्रिक्टेड कंपटीशन एक्सटेंडेड फ्रॉम, इसकी जो डेट है अर्ली रोमांटिक पीरियड विक्टोरियन पीरियड की 1832 टू 1870, 1832 से लेकर ये देखें 1870 तक का जो टाइम है, इसको हम कहेंगे अर्ली विक्टोरियन पीरियड। और डेफिनेट सी बात है 1870 से लेकर अगला जो 1900 तक अगले 30 साल है, उसको हम कहेंगे लेटर विक्टोरियन पीरियड। द ग्रेट राइटर्स ऑफ दिस पीरियड वर टेनिसन, ये जो अर्ली विक्टोरियन पीरियड है 1832 से 70 तक, इसमें जो बड़े बड़े आथर हैं उनके नाम हैं टेनिसन, ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नल्ड, कार्लाइल, रस्किन, डिकन्स एंड थैकरे। तो ये हमारे पास बड़े बड़े नाम हैं अर्ली विक्टोरियन पीरियड के अंदर। All these poets, novelists, and the prose writers form a certain homogeneous group because, in spite of the individual differences, they exhibit the same approach to the contemporary problems and same literary, moral, and social values. ओवरऑल इनके दरमियान लिंक डेफिनेटली मौजूद है, और इसी वजह से हम इनको अर्ली विक्टोरियन पीरियड में इकट्ठा करते हैं। इनकी कुछ बातें हैं जो सिमिलर हैं। But the later Victorian writers who came into the prominence after 1870, उसके बाद कौन कौन से आथर आ रहे हैं, जनरली थोड़ा थोड़ा नाम याद कर लें। रोसेटी, स्विनबर्न, मॉरिस, जॉर्ज एलियट, मेरिडिथ, हार्डी, न्यूमैन, पैटर सीम टू बिलोंग टू ए डिफरेंट एज। ऐसे लगता है कि ये बिल्कुल डिफरेंट एज से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इन दोनों जो ऑथर्स के ग्रुप हैं, ये पहला ग्रुप कौन सा है, टेनिसन, ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नल्ड, कार्लाइल, रस्किन, डिकन्स एंड थैकरे, और दूसरा ग्रुप है रोसेटी, स्विनबर्न, मॉरिस, जॉर्ज एलियट, मेरिडिथ, हार्डी, न्यूमैन, पैटर। तो इन दोनों ग्रुप्स में कहीं ना कहीं डिफरेंस भी है। तो आल दो दोनों में एक 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 बड़ा लिंक है, सिमिलर, वो है कि दोनों ग्रुप विक्टोरियन एज हैं, और दूसरा इनके दरमियान फ़र्क भी है, वो हम जब आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। In poetry, Rossetti, Swinburne, and Morris were the protagonists of the new movement called the Pre-Raphaelite movement. और बाद में ये जो बाद में आते हैं लेटर विक्टोरियन है, इनकी पोइट्री, इनमें जो पोइट्स हैं रोसेटी, स्विनबर्न एंड मॉरिस, एक और इन्होंने तहरीक भी स्टार्ट की थी, उसका नाम था द प्री रेफलाइट मूवमेंट, ठीक है, विच वॉज फॉलोड बाय द एस्थेटिक मूवमेंट। ये दो मूवमेंट जो हैं हमें बाद में पोइट्री के अंदर भी नजर आती हैं लेटर विक्टोरियन एज के अंदर। इन द फील्ड ऑफ द नॉवल, जॉर्ज एलियट इज द पायनियर ऑफ व्हाट इज कॉल्ड द मॉडर्न साइकोलॉजिकल नॉवल। जो मॉडर्न साइकोलॉजिकल नॉवल है उसकी सही तौर पे अगर बुनियाद रखी है तो वो इनमें नॉवलिस्ट हैं जॉर्ज एलियट, आपने इनको पढ़ा होगा। फॉलोड बाय मेरिडिथ एंड हार्डी, ये इन्हीं के साथ इनका ग्रुप बनता है। इन प्रोज में अगर देखें तो न्यू मैन ट्राइड टू रेवोल्यूशनाइज विक्टोरियन थॉट बाय टर्निंग इट बैक टू कैथोलिसिज्म। इसमें हम न्यू मैन को देखेंगे। न्यू मैन की जो प्रोज है वो बिल्कुल जो एक, आपको पता है प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड हो चुका है कब का, हेनरी VIII आपको याद होगा उसने कब कब
या फ़िरका बदल दिया था, और कैथोलिक्स के लिए काफ़ी ज़मीन तंग रही काफ़ी अर्सा। लेकिन अब दुनिया काफ़ी मॉडर्न हो चुकी है, रिलीजन जो है अब उसको इतना सीरियस नहीं लिया जाता। अब ये वाला जो टाइम स्टार्ट हो गया है, साइंस को ज़्यादा सीरियस लिया जाता है। लिहाजा अब जो है ना, कुछ ऑथर जो हैं अब कैथोलिसिज्म के बारे में ना सिर्फ खुल के इजहार कर सकते हैं कि हम कैथोलिक्स हैं, बल्कि उनकी हिमायत में जैसे न्यूमैन लिखता भी है और कैथोलिक्स की तरफ वापस जाना चाहता है सब, यानी उसके बारे में उसने स्पोर्ट में लिखा। एंड द पेटर केम आउट विद दिस प्योरली एस्थेटिक डॉक्ट्रीन ऑफ आर्ट फॉर द आर्ट सेक, और यहाँ पे जो है आर्ट फॉर द आर्ट सेक का डॉक्ट्रीन लेके आता है पेटर, विच वाज डायरेक्टली, ये उसने फ्रांस से लिया था। ये आगे चल हम बात करेंगे, फ्रांस की एक टर्म है आर्ट फॉर द आर्ट से, उसी को इसने ट्रांसलेट किया। और हाउ एवर इंग्लिश में जो ये चीज़ लाने का जिम्मेदार पैटर है। फंडामेंटल मॉरल अप्रोच ऑफ द प्रोज राइटर्स अर्लियर पीरियड, कार्लाइल, आर्नल्ड एंड रस्किन। और ये जो अर्ली प्रोज राइटर हैं, लेटर प्रोज राइटर इनसे काफ़ी मुख्तलिफ है, इनकी ज़रा अप्रोच डिफरेंट है, मॉरल अप्रोच है, जबकि बाद में आने वालों की मॉरल अप्रोच नहीं होगी। आर्ट फॉर द आर्ट से की बात करेंगे। Thus we see a clear demarcation between the two periods of the Victorian literature. The early Victorian period 1832 to 1870 और later Victorian period 1870 to 1900। तो हम इन दोनों में हमें एक लकीर नजर आती है, एक फर्क नजर आता है। But the difference between the writers of the two periods is more apparent than real. Fundamentally they belong to the one group. ओवरऑल देखें तो ये एक ही ग्रुप है। दे वर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द न्यू एज ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये न्यू एज में क्या एस्टेब्लिश हो चुकी हैं चीज़ें, वो है कि बादशाह के राइट्स, जो क्वीन के राइट्स हैं, वो ग्रेजुअली कम हो रहे हैं और एक चीज़ डेवलप हो रही है, डेमोक्रेसी। इंडिविजुअलिज्म आ चुका है, रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जैसे हमने कहा मैन्युफैक्चरिंग, और एक नई मिडिल क्लास भी इमर्ज हो रही है, एंड मटेरियल एक्सपेंशन, द एज ऑफ डाउट एंड द पैसिमिज्म। भी इसको एज ऑफ डाउट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पैसिमिज्म और डाउट काफ़ी बढ़ गया था। उसकी वजह चंद एक किताबें थी, या ओवरऑल आप इससे कह लें साइंस उसकी वजह बन रही थी। फॉलोइंग द न्यू कंसेप्शन ऑफ द मैन विच वाज फॉर्मुलेटेड बाय द साइंस अंडर द नेम ऑफ एवोल्यूशन। ये जो कॉन्सेप्ट दिया था ना, एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट, और साइंस में, और जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज डार्विन ने पब्लिश कर दी थी, इनडायरेक्टली उसका रेफरेंस है, और उस किताब ने काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ लाई, खासतौर पर इंटेलेक्चुअल क्लास के अंदर। All of them were the critics of their age, and instead of being in sympathy with its spirit, were its very severe critics. एक इनमें बात कॉमन हमारे विक्टोरियन आथर्स में नजर आती है, वो ये है कि अपनी एज के साथ हमांग नहीं थे। ठीक है, जैसे हमने पुरानी एज में देखा है ना, अर्ली रोमांटिसिज्म में वो बिल्कुल हमांग थे, हारमनी थी, और लेटर में बायरन जैसे लोग क्रिटिक्स थे, एज के बड़े सीवियर क्रिटिक थे। और ये जो आथर्स हैं, इस न्यू क्लासिकल एज में भी बिल्कुल एक रिदम था आर्ट के दरमियान और सोसाइटी और पॉलिटिक्स के दरमियान। लेकिन यहाँ जो है, सोसाइटी जिस तरह डेवलप हो रही थी, ये बिल्कुल उसके साथ नहीं चल रहे थे, बल्कि माशरे को तनकीद का निशाना बना रहे थे। ये किस तरफ जा रहे हैं ये, इसलिए आर्नल्ड जैसे लोगों ने कहा कि पोइट्री जो है वो क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है बेसिकली। इट वाज इन फैक्ट देयर इंसिस्टेंस ऑन द rational element of the thought which gave a distinctive character to the writing of the great Victorians। ठीक है, इनमें रैशनल एलिमेंट जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हमें नज़र आता है, एंड विच मेड देम एक टू ए सर्टेन एक्सटेंट टू द ग्रेट राइटर्स ऑफ द न्यू क्लासिकल स्कूल। ठीक है, इनका रैशनल एनालिसिस, इनका माशरे पे क्रिटिसिज्म, इनकी मॉरल अप्रोच विक्टोरियंस की इन्हें किसके क्लोज करती है, न्यू क्लासिकल एज के करीब करती है। बिल्कुल एग्जैक्ट उनकी कॉपी नहीं है, क्योंकि इनके यहाँ डाउट ज़्यादा है, इनके यहाँ एक प्रैग्मेटिज्म है, एनालिसिस है। All the great writers of the Victorian age were actuated by a definite moral purpose। ठीक है, मॉरल पर्पस इनका लाजमी है, हर राइटर के अंदर में एक मिलेगा। टेनिसन हो, ब्राउनिंग, कार्लाइल, रस्किन, आर्नल्ड wrote with a superb faith in their message and with the conscious moral purpose to uplift and to instruct। बिल्कुल एक टीचर लाइक उनका एटीट्यूड है
कि उन्हें अपलिफ्ट भी करना है और उन्हें इंस्ट्रक्ट भी करना है सोसाइटी को। इसी वजह से फिर इनका रिएक्शन आता है ना आर्ट फॉर द आर्ट से के लिए, इस एज के बिल्कुल एंड के ऊपर जाके एंटी विक्टोरियन एक ग्रुप पैदा हो जाता है। बल्कि विक्टोरियन मोरालिटी काफ़ी फेमस है कि ये सारे आर्थरी मॉरल मॉरल वैल्यूज इन्होंने एक बर्डन उठाया हुआ था कि हमने माशरे को ठीक करना है, सीधा रास्ता दिखाना है। Even the novel broke away from the Scots' romantic influence. Dickens, Thackeray, George Eliot wrote with a definite purpose to sweep away error and reveal the underlying truth of humanity. ठीक है, ये सारे एक टीचर फिलासफर थे और पढ़ाना चाहते थे सबको, सीधा रास्ता दिखाना चाहते थे, गाइड करना चाहते थे ह्यूमैनिटी को। मोरालिटी थी इनके अंदर एक खास किस्म की। For this reason, the Victorian age was fundamentally the age of realism rather than the romance. तो हम इसे कह सकते हैं कि ये एक लिहाज से एज ऑफ रियलिज्म है और इसमें रोमांटिक एलिमेंट हमें ओवरऑल कम मिलते हैं, लेकिन ये दोनों थ्रेड हैं, ये बात भी आगे मुझे अभी समझानी है आपको। But another point of the view, the Victorian age in English literature was a continuation of the romantic age. लेकिन एक दूसरी साइड से देखें तो इसमें रोमांटिक एज की जो स्पिरिट है वो भी हमें कंटिन्यू नजर आती है, बिकॉज द रोमांटिक एज केम टू द सडन एंड अननेचुरल एंड मेनली ऑन द अकाउंट ऑफ द प्रीमेच्योर डेथ ऑफ द बायरन, शेली एंड द कीट्स। इनकी जो डेथ हो गई थी अनटाइमली, अनफॉर्चुनेटली, इफ दे हैड लिव्ड लॉन्गर द एज ऑफ द रोमांटिसिज्म वुड हैव एक्सटेंडेड फर्दर। यकीनन पे रोमांटिक एज तो 1850 के बाद ही कहीं शुरू होती, जब 1850 में डार्विन बुक लेके आता Origin of Species. But after their death, the coherent inspiration of the Romanticism disintegrated into separate lines of development. Just as in the 17th century, the single inspiration of the Renaissance broke into different schools. जैसे हम रेनेसां में देखा था, वो आगे चल के डिफरेंट स्कूल्स में चला गया था। आपने देखा था डन का स्कूल अलग था, स्पेंसर का अलग था, कैवलियर पोइट्स अलग थे, मिल्टन और तरह से लिख रहा था। बिल्कुल इसी तरह कुछ मिलते जुलता काम हुआ है कि रोमांटिसिज्म जैसे ही ख़त्म हुआ तो विक्टोरियन एज में हमें डाइवर्स एलिमेंट्स मिलते हैं। The result was that the spirit of the Romanticism continued to influence the innermost consciousness of Victorian age. Its influence is clearly visible in Tennyson, Browning, Arnold, Ruskin, Meredith, Swinburne, Rossetti and others. कहीं ना कहीं हमें यानी उनका एक थ्रेड हमें मिलता है। In fact, after 1870, we find the romantic inspiration was again in the ascendant in the shape of pre-Raphaelite and the aesthetic movement जो है, स्पेशली जब स्टार्ट होती है तो ये तो क्लियर रेफरेंस है कि रोमांटिसिज्म के वो करीब हैं। There is no doubt that the Reform Act set at rest the political disturbances by satisfying the impatient demand of middle classes and seemed to inaugurate an age of stability. After the crisis which followed the struggle against the French Revolution and the Napoleon, England set about organizing herself with a view to internal prosperity and progress. माशरे में स्टेबिलिटी आ रही थी, नए लॉ पास हो रहे थे, एक बिल्कुल न्यू क्लासिकल टाइम की तरह बिल्कुल एक रिदम वाली एज थी, मुल्क तरक्की कर रहा था और एक प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस शुरू हो चुकी थी, साइंस आ चुकी थी। Or moreover, with the advent of the power of the middle class, largely imbued with the spirit of Puritanism and the accession of the Queen to the throne, an era of self-restraint and discipline started. The English society accepted as its standard a stricter conventional morality which was voiced by writers like Carlyle. तो बच्चों ये था इसका एक बैकग्राउंड हमने क्रिएट किया है। शायद एक दो थोड़ा सा एक दो लाइनें हैं हमारे पास और जाएंगे फिर poets of the early Victorian की तरफ। Moreover, Romanticism not only continued during the Victorian age, but it appeared in new forms. The very exercise of reason, the pursuit of the scientific studies, which promoted the spirit of the classicism, stirred up a desire for compensation and led to a reassertion of the imagination and the heart. Later on, reaction आता है और प्री रेफलाइट और static moment में हमें ये चीज़ मिलती है। The Victorian age therefore exhibit a very interesting and complex mixture of the two opposing elements, classism and romanticism. Actually ये दोनों अब अलग नहीं थे, ठीक है,
विक्टोरियन एज में क्लासिज्म और रोमांटिसिज्म में अब ये डिवाइड नहीं थे, बल्कि कुछ आथर खासतौर पे जो पोइट्स थे मोस्टली वो फॉलो कर रहे थे रोमांटिसिज्म को, और जो प्रोज राइटर थे और जो नॉवेलिस्ट थे वो फॉलो कर रहे थे क्लासिज्म को। तो यहाँ पे आथर टू आथर फर्क आ रहा है, वरना दोनों ही ट्रेंड हमें नज़र आते हैं। और ओवरऑल माशरे पे अगर ट्रेंड देखा जाए तो जो फर्स्ट विक्टोरियन ईरा है, अर्ली जो है विक्टोरियन पीरियड है, उसमें हमें जो डोमिनेट चीज़ नज़र आती है पहले 50-60 साल कह लें या 51 साल, वो क्लासिज्म है। इसका रंग हमें ज़्यादा गालिब नज़र आता है और नॉवेलिस्ट और प्रोज राइटर्स की वजह से। और जो बाद में फिर इसका रिएक्शन आता है रोमांटिसिज्म का जो एलिमेंट है वो एस्थेटिक मोमेंट की शक्ल में सामने आएगा।